हे दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से आज मैं 90 एपिसोड पर आ गई हूँ। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो इसीलिए अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड 90। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। आर्य विला वेदांत रणवीर की लाई हुई फाइल को गौर से देख रहा था। उसके पास ही रुद्र लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। वहीं रणवीर सोफे पर बैठे हुए सिगरेट के कस ले रहा था। तीनों के ही फेस एक्सप्रेशन इस वक्त काफ़ी सख्त और सीरियस नजर आ रहे थे। वेदांत ने फाइल देखने के बाद उसे बंद करके सामने टेबल पर पटकते हुए कहा, तो हमारा शक बिल्कुल सही था। वो अस्तव राणा नहीं बल्कि अस्तव चौहान है, विक्रम चौहान का जुड़वा भाई, और यहाँ वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। रणवीर ने एसी ट्रे में सिगरेट बुझाई और कहा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका डी-मैन के साथ क्या कनेक्शन है। उसका कोई ना कोई लिंक उसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है। या तो वो उसकी मदद ले रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि सीधा सीधा वो हमसे नहीं टकरा सकता, और डिमांड की जो वक्त वक्त हमें वाट लगाई है तो वो भी काफ़ी भड़का हुआ है। वो उसकी मदद कर भी सकता है। रुद्र ने लैपटॉप से नजरें हटाकर कहा, जितना हम लोग उस डिमांड को जानते हैं, रणवीर वो बिना फायदे की कुछ नहीं करेगा। माना कि वो हमसे बदला लेना चाहता है, लेकिन इसकी कि वह बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा उस अस्तव चौहान से। वेदांत ने रुद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो रुद्र, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है रणवीर, क्योंकि तुम भी जानते हो डीमैन भी इंडिया आया हुआ है। अस्तव और उस डीमैन का एक साथ इंडिया में होना किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, सेरा से कहो हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर की सिक्योरिटी में जरा सी भी ढील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं हमारी फैमिली की भी है, और ये लोग हमें हर्ट करने के लिए हमारी फैमिली को टारगेट बनाएंगे। याद है ना पिछली बार उस विक्रम चौहान ने क्या किया था। इस बार मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, मैं खुद सारी सिक्योरिटी चेक करूंगा, क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे भी हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। रणवीर ने वेदांत से कहा, लेकिन ध्यान रखना कि इतनी सिक्योरिटी क्यों रखी जा रही है, इस बारे में फैमिली में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो पैनिक हो सकते हैं। वेदांत ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। रुद्र ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा, मैं कल ही अब्रॉड के लिए निकल रहा हूँ, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। रणवीर ने कहा, वहीं तुम्हें हमारा आदमी मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद कर देगा, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ जाते हो तो पता है ना क्या करना है। रुद्र अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, हाँ रणवीर, बिल्कुल मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वेदांत और रणवीर भी अपनी जगह से खड़े हुए और रणवीर ने टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन को उठाते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे भी अभी एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, तो मुझे निकलना होगा। कहकर रणवीर वहाँ से चला गया। रुद्र भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल गया। वेदांत ने कुछ देर सेरा से कुछ बात की और उसे इंस्ट्रक्शन दिए, और उसके बाद वो भी वहाँ से निकल गया। सारिका, रूही, माही और प्रिया चारों ही शाम के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी। रूही को आज मेंशन के आसपास गार्ड की संख्या ज़्यादा लग रही थी, तो उसने सारिका से पूछा, भाभी ऐसा नहीं लग रहा है कि आज यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गार्ड्स खड़े हैं? पहले तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, कुछ हुआ है क्या जो इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? रूही की बात सुनकर माही और प्रिया का ध्यान भी इस बात पर गया। उन्हें भी ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। सारिका ने एक नज़र उन गार्ड पर डालते हुए कहा, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। रुद्र ने भी ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि उनके बिजनेस राइवल किसी तरह की साजिश कर रहे हो, शायद इसीलिए कुछ वक्त के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हो। तुम्हें तो पता है ना कि बिजनेस में ये सब चलता ही रहता है। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, पर दी बिजनेस राइवल वो लोग तो हर बार कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, लेकिन कभी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, जरूर कोई बड़ी बात है। तो सारिका ने कहा, माही इतना मत सोचो, ऐसा वैसा कुछ होता तो रुद्र मुझे ज़रूर बताता। माही को भी लगा कि सारिका ठीक कह रही है, इसीलिए उसने भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। वहीं प्रिया थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। वो पिछली बार हुई इंसिडेंट को भूल नहीं पाई थी, पर उसने इस बारे में जिक्र करना सही नहीं समझा, क्योंकि पिछली बार जो ऐसे इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया था। पर माही ने प्रिया की परेशानी को भांप लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ प्रिया, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? प्रिया ने फेक स्माइल के साथ कहा, नहीं माई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा इस हाल में परेशानी हूँ। तुम्हें पता है कि कभी कुछ और लगता ही रहता है। माही ने स्माइल करते हुए कहा, बस कुछ महीने और फिर हमारा छोटू सा बेबी हमारी गोद में होगा। रूही ने हंसते हुए कहा, हाँ फिर हम सभी उन्हें संभाल लेंगे, तुम बस आराम करना। सनाया डाइनिंग टेबल पर कोहनी टिकाते बैठी हुई थी। उसकी नज़र किचन की तरफ थी, जहां उसका बेटा और अनिरुद्ध दोनों कुछ कुकिंग कर रहे थे। सावित्री जी और दादी दोनों मंदिर गए हुए थे। दरअसल दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गए थे, ताकि सनाया और अनिरुद्ध के होने वाले बच्चे की सलामती की पूजा संपन्न करवा सके। उन्हें उसी सिलसिले में पंडित जी से बात करने वो मंदिर गए हुए थे। आज सनाया का कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए अनिरुद्ध उसके लिए कुछ चटपटा और खट्टी मीठी डिश बना रहा था। आरव उसके पास ही किचन काउंटर पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। बीच बीच में वो अनिरुद्ध से बातें भी कर रहा था। अनिरुद्ध एप्रिन लगाए अपनी स्लीव फोल्ड किए हुए किसी प्रोफेसर सेफ की तरह काम कर रहा था। इस लुक में भी वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। कोई भी आज उसे देखता तो मान ही नहीं सकता था कि ये वही अनिरुद्ध है जो कुछ महीनों पहले एक वेमेनाइजर के तौर पर जाना जाता था। आज वो काफ़ी लविंग, केयरिंग हस्बैंड और फादर लग रहा था। सच कहें, प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनिरुद्ध को ऐसा
किचन में काम करता देख सनाया के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जैसे ही डिश रेडी हुई तो अनिरुद्ध और आरव ने खुश होकर एक दूसरे के साथ हाई फाई किया। अनिरुद्ध ने उस डिश को बाउल में डाला और आरव को स्लेब से नीचे उतार कर कहा, चैंपियन तुम मम्मा के पास जाओ, मैं अभी इसे लेकर आया। आरव भागकर सनाया के पास गया और उसके पास ही चेयर पर बैठ गया। कहा, मम्मा मैंने और डैड ने आपके लिए कुछ बनाया है, आप टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। तब तक अनिरुद्ध ने खाने का बाउल किचन में लाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और चेयर खींचकर सनाया के पास बैठते हुए कहा, अब इसे खाकर बताओ कि कैसा बना है, आखिर तुम्हारे हस्बैंड और बेटे ने बड़े प्यार से बनाया है। कहते हुए अनिरुद्ध ने वो डिश एक प्लेट में सर्व की और सनाया की ओर बढ़ा दिया। सनाया ने स्माइल करते हुए कहा, प्यार से बनाया है तो ये सबसे टेस्टी होगा। कहकर सनाया ने एक चम्मच अपने मुंह में डाली तो इसे खाते हुए उसे खुशी होते हुए कहा, वाह ये तो वाकई में काफ़ी टेस्टी है। आरव ने खुश होते हुए कहा, डैड मिशन सक्सेसफुल रहा। अनिरुद्ध ने भी उसकी टोन में अपनी टोन मिलाते हुए कहा, यस। कहकर दोनों ने हाई फाई किया। आरव ने कहा, डैड मुझे भी खाना है। सनाया ने कहा, आरव ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ा स्पाइसी है, तुम नहीं खा पाओगे। आरव ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, डोंट वरी सनाया, मैं पहले ही आरव के लिए कम स्पाइसी खाना निकाल लिया था, मैं अभी लेकर आया। कहकर अनिरुद्ध जैसे ही वहाँ से जाने लगा, सनाया ने उसका हाथ पकड़ और खड़ी होती हुई बोली, तुम बैठो अनिरुद्ध, मैं लेकर आती हूँ। तुम काफ़ी देर से किचन में काम कर रहे थे। पर अनिरुद्ध ने उसके कंधे से पकड़कर वापस बैठा दिया और कहा, मैं नहीं थका हूँ सनाया, वैसे भी किचन तक ही तो जाना है ना। कहकर अनिरुद्ध किचन में चला गया। सनाया को अनिरुद्ध का ऐसा केयर करना अब काफ़ी अच्छा लगने लगा था। उसे लगता था कि अब उसका भी कोई है जो उसकी इतनी फिक्र करता है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है। पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। अनिरुद्ध जो अभी वहाँ आया ही था, उसने जब सनाया की आंखों में आंसू देखे तो घबराते हुए बोला, सानू क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, या खाना ज़्यादा तीखा बना है। सनाया ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए और अनिरुद्ध का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू अनिरुद्ध, मुझसे इतना प्यार करने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। सनाया को इतना इमोशनल देखकर अनिरुद्ध ने उसे अपने सीने से लगाया और हंसते हुए कहा, सनाया अब तुम और आरव मेरी फैमिली हो, और वो भी जो बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। मैंने हमेशा ही ऐसे ही एक हैप्पी फैमिली की विश मांगी थी जो पूरी हो गई, इसीलिए थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और आरव तुम्हारा भी थैंक यू मुझे अपना डैड बनाने के लिए। आरव ने भी आकर जल्दी से अनिरुद्ध के पैरों से लिपटते हुए कहा, आपका भी थैंक यू डैड कि आप मेरी डैड बने। आरव की यह हालत देखकर अनिरुद्ध और सनाया दोनों ने ही प्यार से उसे देखा और फिर अनिरुद्ध झुककर आरव को अपनी गोद में उठा लिया और अपने एक हाथ से सनाया को हक किया। वाकई में उन तीनों को देखकर ही लग रहा था कि वो एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली है। रात के करीब 2 बजे रणवीर और माही दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे जब रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने नींद में ही साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और कॉल पिक करके अपने कान पर लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर रणवीर की नींद पूरी तरह से उड़ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, ओके आई एम कमिंग, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और जैसे ही उठने लगा तभी वो रुक गया क्योंकि माही ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसने माही का आहिस्ता से खुद को दूर किया और उसके फोरहेड पर अपने होठ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो माही से दूर हुआ और कुछ पलकों तक माही की मासूम चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में आज कई तरह के इमोशन एक के बाद एक आ रहे थे, जिसमें कई गहरे राज भी थे। उसने माही के गालों को सहलाते हुए कहा, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा माही, मैं चाहे रहूं या ना रहूं, रणवीर हमेशा माही का रहेगा, आज भी है और कल भी। रणवीर की चुहन महसूस कर माही के होठों पर स्माइल आ गई। रणवीर ने झुककर माही के होठों को चूम लिया और कुछ देर बाद उठकर चेंज करके क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। वो चेंज करके क्लोसेट रूम से बाहर आया। उसकी नज़र एक बार फिर माही की तरफ गई जो सुकून से सो रही थी। वो एक बार फिर माही के करीब आया और इसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर धीरे से कहा, मैं जल्द से जल्द लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। कहते हुए उसकी आवाज़ में कुछ तो अलग था और उसकी आंखों में थी अनजाने एहसास। उसने टेबल पर रखी हुई अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर अपनी गाड़ी में बैठा और उसके किसी को एक मैसेज किया। इसके बाद उसने अपना फ़ोन गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखा और गाड़ी स्टार्ट करके मेंशन के मेन गेट के बाहर निकल गया। सुनसान रास्तों पर रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। आधी रात का वक्त होने की वजह से उसे रोड पर गाड़ियां ना के बराबर थी। तभी रणवीर की गाड़ी एक जोर का धमाका हुआ। इसी के साथ रणवीर की गाड़ी आग की लपेटों के साथ धू धू कर जलने लगी। दूसरा दिन आज सभी जगह पर ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मशहूर बिजनेस टाइकून रणबीर रॉय कपूर की गाड़ी में अचानक हुए धमाके में उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसका सस्पेंस तो आने वाले कुछ पार्ट्स में खुलेगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए इसे 3 महीने आगे ले जाते हैं। माही एक सिंपल सा अनारकली सूट पहने मिरर के सामने खड़ी अपने अक्स को देख रही थी। मांग में सिंदूर सजाए गले में रणवीर के नाम का मंगलसूत्र पहने पर चेहरे पर एक उदासी, आंखों में एक खालीपन लिए उसने मिरर में अपनी नज़रें हटाकर एक बड़ी सी तस्वीर पर अपनी नज़रें जमा ली। बेड के पीछे की दीवार पर लगी रणवीर की बड़ी सी फोटो जो कई सालों से वहीं लगी हुई थी। रणवीर की तस्वीर को देखकर माही के होठों पर स्माइल आ गई। वो जाकर रणवीर की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और तस्वीर से बातें करते हुए बोली, रणवीर पता है आज हीर और माहिर के स्कूल में इनका फैशन ड्रेस कंपटीशन है, देखना हमारे दोनों बच्चों ये कंपटीशन ज़रूर जीतेंगे। आखिर मैंने उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन जो करवाई है। फिर माही ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, देखा मैं यहाँ आपसे बात करने में
भूल गई, स्कूल जाने में देरी हो रही है। तुम भी ना जब देखो मुझे अपनी बातों में लगा लेते हो। अच्छा, मैं आकर बताऊंगी कि कंपटीशन कैसा रहा, कहकर माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। माही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली, दी चलो, देर हो रही है, हमें वक्त से स्कूल पहुंचना होगा ना। डाइनिंग हॉल में मौजूद सारिका, रुद्र, वेदांत, प्रिया दादी, अनिता जी और बाकी फैमिली मेंबर की नज़र जैसे ही माही पर गई तो सभी के चेहरे पर एक उदासी आ गई। अनिता जी नम आंखों से माही को देख रही थी। इससे पहले कि माही उनकी आंखों की नमी देख लेती, उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और चेहरे पर स्माइल आते हुए कहा, माही बेटा, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। माही अनिका जी के पास आते हुए बोली, माँ देर हो रही है ना स्कूल के लिए, फिर मुझे आकर रणवीर को बताना भी तो है ना कि हमारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। माही की बात सुनकर सभी लाचारी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सारिका अपनी चेयर से खड़ी हुई और माही के पास आई। उसने माही के कंधों से पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए कहा, माही कंपटीशन में अभी वक्त है, पहले तुम बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। चलो। माही ना नुकुर करती रही, पर सारिका ने उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व कर दिया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। थोड़ा थोड़ा करके सारिका ने उसे सारा खाना खिला दिया। कुछ देर बाद सारिका और रुद्र दोनों के साथ माही स्कूल के लिए रवाना हो गई। अनिता जी जो कब से अपने आंसू को रोके हुई थी, माही के जाते ही अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने रूम में चली गई। वेदांत ने जब उन्हें ऐसे वहां से जाते देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। अनिता जी बेड पर बैठकर रोने लगी। जब वेदांत ने उनके पास आया और घुटनों के बल उनके पास बैठ गया और उनके आंसू साफ करते हुए बोला, खुद को संभालिए मासी माँ, आप ही ऐसे टूट जाएंगी तो हम सबको कौन संभालेगा, खासकर माही को। अनीता जी को एक तरफ अपने बेटे के जाने का दुख था तो दूसरी तरफ माही की ऐसी हालत का। अनीता जी रोती हुई बोली, कैसे संभालूं वेदांत, एक तरफ जवान बेटा चला गया और माही जिसमें अपनी बेटी मानती हूँ वो आज इस हालात में है कि अभी तक वो मानने को तैयार नहीं है कि रणवीर इस दुनिया में नहीं। कहते हुए अनीता जी की आवाज़ रुंध गई। वेदांत को भी माही की चिंता थी। आज 3 महीने हो चुके थे रणवीर को गए हुए, लेकिन माही आज भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। उसे लगता था कि रणवीर उसके पास लौटकर जरूर आएगा। वो यही मानती थी कि रणवीर उसके पास ही है, वो कहीं नहीं गया। स्कूल में सभी बच्चे रेडी होकर स्कूल पहुंच चुके थे। हीर और माहिर रेबिट के गेटअप में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आयो ने कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी क्योंकि ये इसका फेवरेट सुपर हीरो था। आरव ने भी उन्हें के स्कूल में एडमिशन लिया था और आज वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाला था। आज वो अपने फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन के गेटअप में था। वो तो माहिर भी आयरन मैन का गेटअप लेने वाला था, लेकिन माही को रेबिट का गेटअप ज़्यादा पसंद था तो उसे उसे वैसे ही रेडी किया। सभी बच्चों की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। जैसे ही होना था, हीर और माहिर रेबिट के गेटअप में ये कंपटीशन जीत गए क्योंकि उन्हें इसके साथ जो पोएम भी बोलनी थी वो सभी का दिल जीत गई थी। माही काफ़ी खुश थी, बाकी सभी भी माही को खुश देखकर खुश थे। रुद्र ने सभी बच्चों को एक साथ फोटो लिया। माही को वहीं पर सनाया भी मिल गई तो माही कुछ देर उससे बातें करने लगी। सारिका सभी बच्चों को वहाँ फूड स्टॉल पर कुछ खिलाने ले गई। रुद्र भी उनके साथ था। वहाँ कुछ औरतें जो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी माही को देखकर अजीब सी शक्लें बना रही थी। उसमें से एक औरत अपने साथ वाली से बोली, इसका पति तो कुछ महीने पहले ही मर चुका है ना, तो ये विधवा होकर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती है। माही जो सनाया से बात कर रही थी उसके कान में उस औरत की बात सुनाई दी। सनाया ने भी उस औरत की बात सुन ली थी। वो गुस्से में उसे कुछ कहने ही वाली थी कि माही एकदम उस औरत पर चिल्लाते हुए बोली, किसने कहा कि मेरे रणवीर इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं नहीं गए हैं, सुना तुमने लोगों ने। माही की बात सुनकर औरत हंसते हुए बोली, लगता है पति के जाने के गम में बावरी हो गई है बेचारी। सनाया गुस्से में उसे औरत से बोली, जवान संभाल कर बात करो, जानती भी हो किसके बारे में बात कर रही हो और तुम होती कौन हो किसी के बारे में ये सब बोलने वाली। हाँ, उस औरत के हाथ साथ वाली दूसरी औरत ने कहा, हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं जहाँ पति के मरने के बाद ये मांग का सिंदूर नहीं लगाया जाता। ये साज संगार पति के लिए होते हैं और उसके जाने के बाद ये सब किसी काम का नहीं होता। उन लोगों की बात माही की मासूम से दिल को छलनी कर रही थी। सनाया उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो, वरना क्या। हाँ, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या, ये विधवा है और ये बात ही सच है। और उस औरत ने कहा। माही एकदम चीखते हुए बोली, बकवास करो, बंद करो, कहा ना मेरा रणवीर जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उसे। कहते हुए माही रोने लगी। अभी वो औरत कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी एक भारी और सख्त आवाज आई, लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है, या फिर दोनों ही विधवा की कैटेगरी में आना चाहती हो। सभी की नजरें अनिरुद्ध पर जाकर ठहर गई जो गुस्से से इन दोनों औरतों को घूर रहा था। अनिरुद्ध को इतना गुस्से में देखकर दोनों औरतें सपक गई। सभी अनिरुद्ध के गुस्से को अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने वहां से निकलना ही सही समझा। सनाया ने माही को अपने गले से लगाया और उसे चुप करवाते हुए बोली, माही ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा हुए हैं। अनिरुद्ध ने माही की तरफ देखा। उसे माही के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने माही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, माही शांत हो जाओ, बच्चे अगर तुम्हें ऐसे देखेंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। माही रोते हुए अनिरुद्ध से बोली, वो बार बार ऐसे क्यों कह रहे थे अनिरुद्ध, ये रणवीर इस दुनिया में नहीं है, वो है, मैं जानती हूँ, पर वो मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। अनिरुद्ध ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, माही ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो,
इन लोगों का सिर्फ बकवास करना ही आता है। ये लोग किसी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, खुद चैन से जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। अब तुम रोना बंद करो, बच्चे आते ही होंगे। तभी रुद्र और सारिका भी वहाँ आ गए। जब उन दोनों ने भी माही को ऐसे रोते हुए देखा तो जल्दी से माही के पास आए। सारिका ने माही को गले से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ माही, रो क्यों रही हो? तब सनाया ने वहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब उसे बता दिया। सारिका ने उन औरतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने अनिरुद्ध से पूछा, कौन थी वो दोनों औरत? उनकी हिम्मत कैसे हुई माही से ऐसे बात करने की? क्या वो जानती नहीं है कि माही किसकी बीवी है और किसकी खानदान की बहू है? अनिरुद्ध ने रुद्र को शांत करने के लिए कहा, रुद्र प्लीज कूल डाउन, अभी माही को घर लेकर जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है। कहते हुए अनिरुद्ध ने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया जो सहमे हुए अपनी माँ को रोते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर जो जीत की खुशी थी वो उदासी में बदल गई। रुद्र ने अपनी गुस्से को शांत किया और माही से कहा, माही प्लीज रोना बंद करो, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, चलो घर चलें। माही का रोना अब सिसकियों में बदल गया। सारिका और रुद्र उसे और बच्चों को घर ले आए। माही ने रोना तो बंद कर दिया था पर उसके चेहरे पर उदासी अभी भी बरकरार थी। वो अपने रूम के बेड पर के पास पर्स पर ही बैठ गई और रणवीर की तस्वीर से बातें करते हुए बोली, पता है रणवीर, वो औरत बार बार मुझे विधवा कह रही थी। मैंने उन्हें बताया भी कि तुम जिंदा हो, पर फिर भी वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। तभी वेदांत ने अंदर आते हुए कहा, सीधा कस कर 2 थप्पड़ लगा दो देना था ना उसके मुंह पर, इतनी बात सुनी ही क्यों? हाँ, अगली बार कोई ऐसी बकवास करे तो पीट देना उन्हें। प्रिया ने कहा, जो वेदांत के साथ ही उस रूम में आई थी। प्रिया का इस वक्त 8वां महीना चल रहा था। माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ अगली बार ऐसा ही करूंगी। ऐसे कैसे? कोई मेरे रणवीर के बारे में कुछ भी बोल सकता है? वेदांत ने माही को पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, ऐसे रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ माही, बच्चे भी तुम्हें ऐसे देखकर उदास हो जाते हैं। माही ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ मैं तो भूल ही गई कि आज तो मेरे बच्चे कंपटीशन जीते हैं। मैंने रणवीर को तो बताया ही नहीं। फिर रणवीर की तस्वीर की तरफ देखते हुए, पता है रणवीर, हमारे बच्चे कंपटीशन जीत गए। हमारे दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। मैं आज दोनों के लिए उनका फेवरेट पेन केक बनाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाद में आकर तुमसे बात करती हूँ, कहकर माही जल्दी से रूम से बाहर चली गई। माही को ऐसा देख प्रिया की आंखें नम हो गई। वेदांत ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, प्रिया सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने रुंधे गले से कहा, कैसे सब ठीक होगा वेदांत, माही की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? इतनी मुश्किल से तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी और फिर से ये सब। वेदांत ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए प्रिया, क्योंकि कुछ जख्म का इलाज सिर्फ वक्त ही कर सकता है। माही के भी इस दर्द का इलाज वक्त ही करेगा। तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बेसब्री से माही के बना पैन केक का वेट कर रहे थे। माही किचन में सभी बच्चों के लिए पैन केक लेकर आई और उनके आगे रखते हुए बोली, चलो बच्चों अब पैन केक एंजॉय करो और जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। सभी बच्चे खुश होकर पैन केक पर टूट पड़ी। हीर ने खाते हुए कहा, वाह मम्मा, ये तो काफ़ी डिलीशियस है। माही और आयु ने भी हीर की हाँ में हाँ मिलाई। माही ने कुछ पैन केक एक प्लेट में रखे और दादी के रूम की तरफ बढ़ गई। दादी अपने रूम में बैठी हुई रामायण का पाठ कर रही थी। जब उन्होंने माही को आते हुए देखा तो खुश होते हुए बोली, माही मेरी बच्ची आ गई, तो क्या लाई है मेरे लिए? तो माही ने पैन केक की प्लेट आगे करते हुए कहा, दादी मैं आपके लिए पैन केक लाई हूँ, ये आपको पसंद है ना, तो मैं आपके लिए भी ले आई हूँ। दादी ने रामायण की किताब साइड में रखी और माही के हाथों से पैन केक लेते हुए कहा, मेरी बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है, चल हम दोनों मिलकर खाएंगे। तूने भी तो नहीं खाया होगा ना अभी? तो माही ने कहा, नहीं दादी मेरा मन नहीं है खाने का। माही की बात सुनकर दादी ने उदास होकर मन ही मन सोचा, मेरी बच्ची मुझे पता है तू हम सब के लिए अपने आप को ऊपर से बहुत खुशी दिखाती है, पर अंदर से तू कितनी दुख में है ये हम सब से छुपा नहीं है। रणवीर के साथ साथ जैसे तेरी सारी इच्छाएं ही चली गई हैं। तो दोस्तों आज की कहानी शायद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। मैं तो इसे पढ़ते पढ़ते ही इमोशनल हो गई। क्या आप भी इमोशनल हो गए थे? कमेंट करके बताना, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अस्तव राणा गुस्से में अपने केबिन को तहस नहस किए जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो वो रणवीर भी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे बिजनेस को इतना नुकसान पहुंचाए। उसके सामने ही 2 आदमी खड़े हुए डरी हुई नजरों से अस्तव राणा के इस पागलपन को देख रहे थे। उसमें से एक आदमी थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में बोला, बॉस हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। वो इंसान कौन है, कहाँ से आया है, कहता है रहता है, बस इतना पता है, कहाँ रहता है बस इतना पता है कि वो दीवान एम्पायर का मालिक है, पर उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तुम लोग एक कंपनी के मालिक की डिटेल नहीं निकलवा पा रहे हो। अरे उस कंपनी को एक इंसान ही तो चला रहा है ना, कोई भगवान तो नहीं जिसे किसी ने नहीं देखा। अगर आप अपना काम सही तरीके से करोगे तो ये भी पता लगा ही लोगे। और मैंने तुम्हें कहा था कि उस रणवीर की बीवी को किडनैप करने के लिए, क्यों वो भी तुमसे हुआ? रणवीर को इस दुनिया से गए 3 महीने हो गए, अब तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या ये काम भी तुमसे नहीं हो रहा है? दूसरे आदमी ने अपना सिर झुकाए हुए ही कहा, बॉस हम काफ़ी दिनों से उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन मिसेस कपूर की सिक्योरिटी
बहुत ही ज़्यादा सख्त है रणवीर के वो दोनों भाई वेदांत राठौड़ और रुद्र रॉय कपूर दोनों ही उसे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कभी भी उन्हें अकेला मेंशन से बाहर नहीं जाने देते। जब भी वो बाहर निकलती है तो उनके साथ में यह दो या तो वेदांत राठौड़ होता है या फिर रुद्र रॉय कपूर। हमारे एक दो आदमियों ने कोशिश भी की थी लेकिन वो पकड़े गए और उन दोनों ने हमारे आदमियों को बहुत बेरहमी से मार दिया। अस्ताव राणा ने दांत पीसते हुए कहा, ये रणवीर के भाई कब तक उसकी बीवी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? कभी ना कभी तो वह मेरे हाथ लगेगी, तब मैं लूंगा उससे अपने भाई की मौत का बदला, क्योंकि जब तक मैं उसकी जान ना ले लूं मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वही कारण बनी थी मेरे भाई की मौत का। तभी उसमें से एक आदमी बोला, बॉस हमें इतना तो पता चला है कि जब से रणवीर रॉय कपूर की मौत हुई है उसकी बीवी की मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है। वो आज भी ये समझती है कि उसका पति जिंदा है और उसके पास लौटकर जरूर आएगा। अपने आदमी की बात सुनकर अस्ताव राणा के चेहरे पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोला, मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है तो इसका तो हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आखिर बहुत तड़पा है ना उसे उस अपने पति से मिलने की, तो मिलवा देते हैं ना उसके पति से। अब तुम वो करना जो मैं कहूँ, फिलहाल के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही वो दोनों आदमी जल्दी से उस रूम से बाहर निकल गई। तभी रूम में क्रिस्टी आई। वो हैरानी से पूरे केबिन की हालत को देखते हुए बोली, ये क्या कर रखा है तुमने अस्ताव? ये पूरे केबिन को तहस नहस क्यों किया? अस्ताव ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी पॉकेट में सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर वहीं डेस्क से टिक कर उसके कस लेने लगा। अस्ताव से कोई जवाब ना मिलते देख क्रिस्टी अस्ताव के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अस्ताव बेबी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो ना उसका। अस्ताव ने अपने एक हाथ से क्रिस्टी की कमर को पकड़ा और अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो सब तुम छोड़ो क्रिस्टी, फिलहाल तो मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ करो, क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है। मेरा मन करा है इस केबिन को तो क्या पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूँ। अस्ताव की बात सुनकर क्रिस्टी के होठों पर एक कामुक स्माइल आ गई। उसने अस्ताव के हाथों से सिगरेट ली और उसे फेंक कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अस्ताव ने किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर काउच पर ले आया। कुछ देर बाद क्रिस्टी के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और उसकी कामुक आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अस्ताव उसके बगल में बैठकर दोबारा एक सिगरेट कस लेने लगा। क्रिस्टी जो अभी भी काउच पर लेटी हुई, वो उठकर जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी, अस्ताव ने उसका हाथ खींचकर अपनी गोदी में बिठा लिया। अस्ताव के ऐसे खींचने से और उसके सेक्सुअल टच क्रिस्टी को एक बार फिर से एक्साइटमेंट में ले आए। क्रिस्टी अस्ताव की न्यूड शरीर पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए बोली, अस्ताव तुम मुझसे शादी कब करोगे? अस्ताव ने सिगरेट का लंबा कस लिया और उसका धुआं क्रिस्टी के मुंह पर छोड़ते हुए कहा, क्रिस्टी क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अस्ताव हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? आखिरकार कभी ना कभी तो हम ऐसे करना ही होगा ना? क्रिस्टी ने थोड़ा नाराजगी से कहा। अस्ताव ने पहले प्यार से क्रिस्टी के गालों को अपनी अंगुलियों से सहलाया, फिर अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए खतरनाक टोन में कहा, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम किसी से शादी करने के लायक हो क्रिस्टी? मेरे अलावा तुम और कई लोगों की बिस्तर गर्म कर चुकी हो, तो भला मैं ऐसी लड़की को अपनी बीवी क्यों बनाऊंगा? और यहाँ पर तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे ज़रूरतें पूरी करने के लिए हो, इसीलिए मुझसे शादी करने के सपने तो देखा मत करो। और अगर दोबारा तुमने ये शादी की रट लगाना कर मेरा दिमाग खराब किया ना, तो तुम्हें इस दुनिया से ऐसे गायब करूंगा जैसे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं, समझी? कहने के साथ ही अस्ताव ने क्रिस्टी को वापस काउच पर फेंक दिया। अब उस रूम में क्रिस्टी की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी, क्योंकि अस्ताव इस बार काफ़ी वाइल्डली उसके साथ अल्टीमेट हो रहा था। रात का वक्त था। माही बेड पर लेटी हुई एक टक अपने बगल में उस जगह को देख रही थी जहाँ रणवीर सोता था। उसे अपने हाथ उस जगह पर फेरते हुए कहा, प्लीज वापस आ जाओ रणवीर, कब तक मुझे ऐसे परेशान करोगे? कितने दिन हो गए? तुम्हारी माही तुम्हें बहुत मिस करती है। कहते हुए माही की आंखों के किनारे से आंसू बहकर तकिए को भिगोने लगे। हर रात माही की ऐसी ही बीतती थी, रणवीर की याद में तनहा। सोचते हुए माही 3 महीने पीछे की यादों में चली गई। फ्लैशबैक उसे याद आ रहा था कि वो दिन जब वो सुकून से रणवीर की बाहों में सोई थी, लेकिन जब उसकी नींद सुबह खुली तो रणवीर को उसे अपने पास नहीं पाया। उसका दिल बेचैन हो गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर रणवीर को फ़ोन की मिलाया, लेकिन सामने से नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उसके रूम का डोर किसी ने जोर से नॉक किया। माही का दिल एक अजीब सी आकांक्षा से सिर उठा। उसने धड़कते दिल के साथ डोर ओपन किया तो सामने सारिका खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। माही को देखकर सारिका उसे गले लगा ली और जोर जोर से रोने लगी। माही ने घबराकर सारिका से पूछा, दी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? कुछ हुआ है क्या? सारिका रोने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस माही के गले से लगी रो रही थी। माही ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और कांपती आवाज़ में दोबारा पूछा, दी बोलो ना, क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर रणवीर का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जब से माही जागी थी उसका दिल बेचैन हो रहा था। रणवीर का नाम सुनकर सारिका के मुँह से रोते हुए सिर्फ इतना कहा, माही रणवीर का एक्सीडेंट। इसके बाद सारिका आगे कुछ बोल ही न सकी। सारिका की बात सुनकर माही का दिल एकदम से दक रह गया। वो नंगे पैर रूम से बाहर भागते हुए चिल्लाए, रणवीर! सारिका उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। माही रुक जाओ, लेकिन माही बेहताश भागती जा रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुई
नीचे आई। नीचे बिल्कुल मातम का माहौल पसरा हुआ था। दादी और अनीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। नीचे का माहौल देखकर माही के कदम वहीं जम गए। माही घबराई हुई नजरों से अपने आसपास सभी को देखते जा रही थी। माही को देखकर सभी की नजरें उस पर चली गई। माही को देखकर अनीता जी और दादी का रोना पहले से ज्यादा बढ़ गया। माही कांपती हुई आवाज में बोली, सब ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है रणवीर को? रणवीर कहाँ है? प्रिया और सारिका दोनों आकर माही को संभालने की कोशिश करने लगे, पर माही ने उन्हें खुद से दूर किया और दोबारा पूछा, रणवीर कहाँ है माँ? बोलो ना दादी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? तभी रूही भागकर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, माही माही चले गई, हमें छोड़कर चले गए वो। माही ने जोर से रूही को खुद से दूर धकेल दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, रणवीर को कुछ नहीं हुआ है। मेरी चलती सांसें इस बात की गवाह हैं कि रणवीर है, वो है इस दुनिया में। मैं जा रही हूँ रणवीर को ढूंढने, मैं लेकर आऊंगी मेरे रणवीर को। कहते हुए माही बाहर की तरफ भागी। रणवीर कहाँ हो तुम? माही माही आंखों में आंसू लिए रणवीर को पुकारती हुई बाहर की तरफ भागी। दादी और अनीता जी का रोना और बढ़ गया जब उन्होंने माही को ऐसे हालत देखी। सारिका और रूही माही को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। माही रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? ऐसे मत जाओ। माही तब तक मेन गेट तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वो बाहर जाती, उसके बढ़ते कदम रुक गए क्योंकि उसके सामने एक एम्बुलेंस आकर रुकी। माही खाली नजरों से सामने देख रही थी। माही इस वक्त बिल्कुल सदमे की हालत में थी जब उसके सामने एक डेड बॉडी उतारी गई। उसके साथ रुद्र और वेदांत दोनों अपनी गाड़ियों से बाहर आए। जब दोनों की नज़र सामने खड़ी माही पर पड़ी, जो बेसुध हाल में एक टक डेड बॉडी को देख रही थी, दोनों की ही दिल में माही की ऐसी हालत देखकर एक दर्द सा उठा। दोनों की ही आंखों इस वक्त लाल थी, जैसे वो बहुत रोए हो। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय उस डेड बॉडी को माही के बगल से ही अंदर ले गए। माही तब तक उस डेड बॉडी को देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वेदांत और रुद्र ने सारिका और रूही की तरफ देखा तो दोनों ने ही रोते हुए नाम में अपना सिर हिलाया। वेदांत ने रुद्र को इशारे से कहा कि वो सारिका और रूही को अंदर ले जाए, मैं माही को लेकर आ रहा हूँ। रुद्र ने हामी सिर हिलाया और सारिका और रूही को अंदर ले गया। वहीं माही अभी भी बेसुध सी हालत में उसी जगह देख रही थी जहां से सफेद कफन में लिपटी हुई उस बॉडी को अंदर ले जाया गया था। माही वेदांत ने माही के कंधों को पकड़ा और धीरे से कहा, माही अंदर चलो। माही ने सूनी आंखों से वेदांत की तरफ देखते हुए पूछा, वेदांत वो कौन था और उसे हमारे घर क्यों लाए हो? वेदांत ने एक बार फिर उसे कहा, पहले अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। माही वेदांत के हाथ अपने कंधों से हटाते हुए बोली, नहीं, पहले मुझे रणवीर को ढूंढना जाना है, वो अंदर सब रो रहे हैं। पता नहीं क्यों मैं भी रणवीर को कब से फ़ोन मिला रही हूँ, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। ज़रूर बैटरी खत्म हो गई होगी उसके फ़ोन की। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। कहते हुए माही दोबारा से मेन गेट की तरफ जाने लगी। वेदांत ने उसे जाने से रोका और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, माही कहाँ जा रही हो? अंदर भी चलो। माही की जिद करने हुए कहा वेदांत, मैं कहीं कह रही हूँ ना, मैं रणवीर को ढूंढने जा रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ है। सुबह से जब देखो मुझे परेशान करने का नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। एक बार मिल जाए, अब मैं अच्छी तरह से लड़ाई करूँगी। हाँ, माही जिद करते हुए बोली। उसकी जिद देखकर वेदांत ने उसे तेज आवाज में कहा, माही रणवीर इज डेड। कल रात उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, उसमें रणवीर कहते हुए वेदांत की आवाज़ रुक गई। वेदांत की बात सुनकर माही एकदम फ्रीज हो गई और वो एक टक वेदांत को देख रही थी। माही की ऐसी हालत देखकर वेदांत की आंखें भी नम हो गई। क्या दोस्तों, आपकी आंखों में भी नमी आ गई है? अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो आज की स्टोरी रीड करके काफ़ी इमोशनल होना पड़ा।